देखो यार, अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही दो चीजें बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में सबसे पहले तुम ये चीज तो एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हें भर भर के फेक मोटिवेशन देने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा मोटिवेशनल, फुल कोई मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ साथ मैं तुम्हें कह रहा होगा कि तू कर सकता है, तेरे से हो सकता है। नहीं, ये सब बकवास मेरे चैनल पे तुम्हें नहीं मिलेगी। इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें क्लियर कट बता दूं, सिर्फ और सिर्फ रोड मैप मिलेगा, 2 साल कौन सी चीजें फॉलो करनी है वो मिलेगी, एंड साथ ही साथ तुम्हें बस गाइडेंस मिल रहा होगा। एंड दूसरी बात कि देखो यार, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो सारी बातें बताने वाला हूँ ना, ये सारी की सारी बातें ऐसी होने वाली है जो कि मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से आई हुई है। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें तो वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले, लेकिन इतना ध्यान से सुन लेना कि ये सब बातें वो है जो मैं अपने छोटे भाई या छोटे बहन को बता रहा होता अगर वो जेईई मेंस 2027 दे रहे होते तो। सो इस वीडियो में मैंने जो सारी बातें कही है वो टू द पॉइंट है, कोई भी बात इधर उधर की नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो तुम लोग अगर ये 2 बातें समझ चुके हो तो वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर जेईई मेंटोर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज से 2 साल बाद होने वाले जेईई मेंस एडवांस यानी कि जेईई मेंस 2027 के लिए तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हैं, कौन से बुक्स है, कौन से चैनल्स है, एंड साथ ही साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है जिनको तुम्हें अपने ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगले आने वाले 2 सालों में। देखो, ये सारी बातें जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ ना, ये सारी बातें तुम अपने आप समझ जाओगे जब तुम 2 साल जेईई की जर्नी कर चुके होगे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका होगा एंड तुम अपने जूनियर से कह रहे होगे कि प्लीज इन बातों को फॉलो कर लो। इसलिए एज अ बड़ा भाई कह लो या फिर एज अ मेंटोर कह लो, मैं तुम्हें ये सारी बातें अभी बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी ना आए। अब रोड मैप पे आने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी कि यार जो सारी बातें वीडियो में है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से आई हुई है। सबसे पहली बात, मैंने अपना जेईई मेंस एडवांस 2019 में क्लियर किया हुआ है विद अ डिसेंट रैंक। देन मैंने एनआईटी नागपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2023 में, एंड करंटली मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट यानी कि एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। तो तुम समझ सकते हो कि पिछले 6 साल का मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ लास्ट के 3 साल हो गए ऑलमोस्ट मैं टीचिंग कर रहा हूँ अपने फाइनल ईयर से। तो इतना सारा जब एक्सपीरियंस है, जब मैंने इतने सारे बच्चे देख रखे, तो सारे डूज एंड डोंट्स, कंसर्न वगैरह सब तुम्हारे सामने लेके आया हूँ मैं एज कंपाइलेशन। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों से आगे निकल जाओगे। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 1 अबाउट जेईई। तो देखो यार, इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस कैसा होता है। तो अगर हम लोग पैटर्न और टाइप ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो इसमें तुम्हारे 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा जेईई मेंस, एक होता है तुम्हारा जेईई एडवांस। सो अगर हम लोग जेईई मेंस की बात करें तो ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार होता है जनवरी एंड एक बार होता है अप्रैल में। एंड इन दोनों ही अटेम्प्ट्स में जो तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो तुम्हारा काउंट होता है। इसके बाद जब तुम लोग जेईई मेंस क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो यहाँ से तुम्हारा टिकट कट जाता है जेईई एडवांस का, जहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना होता है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है, एंड उसके बाद तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। अगेन अगर हम लोग इन दोनों एग्जाम्स के पैटर्न की बात कर ले तो देखो, जेईई मेंस का तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, अभी तो फिक्स हो ही चुका है कि 300 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम रहेगा। ओवरऑल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। अभी जो 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं ना, ये फर्दर 20 ऑब्जेक्टिव प्लस 5 इंटीजर टाइप में डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं एंड 5 तुम्हारे होते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं मिल रहे होते। ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब हम लोग देखते हैं कि तुम्हें अगले 2 साल में तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, मैं तुम्हें एक नीचे पीडीएफ अटैच कर दूंगा जहाँ पे तुम्हें डिटेल में तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल एनटीए ने खुद दिया है, जो कि जेईई मेंस ऑर्गेनाइज करती है। तो उसका पीडीएफ में तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके तुम उसे डाउनलोड कर लेना। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 विच इज प्री रिक्विजिट्स। अब देखो यार, प्री रिक्विजिट जेईई मेंस एग्जाम के लिए एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी लोग मिस कर जाते हैं, बट आपको इन चीजों को मिस नहीं करना है। सबसे पहली बात यह है कि देखो यार, तुम अब 10th से लेके 11th में जब जा रहे हो ना, तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। लाइक अभी तक तुम लोग देखते थे कि जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अब जब तुम लोग आगे बढ़ने वाले हो, सबसे पहली बात तो ये कि सब्जेक्टिव पेपर से ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हो, तो तुम्हें अपने माइंडसेट को वैसे चेंज करना होता है। एंड सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे ना तुम्हारे नोट्स लिखने का तरीका, होमवर्क करने का तरीका या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है पूरी तरीके से बदल जाती है। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर मान लो तुम्हारे कोचिंग लगाने में 1 महीने का टाइम बचा होगा, तो आज से लेके कोचिंग लगाने तक के तुम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये बात है कि जितने सारे तुम्हारे सीनियर्स अगर कोई पहचान के, तो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि किस तरीके से जेईई मेंस के लिए नोट्स बनाने हैं, जेईई एडवांस के लिए कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, सब चीज़ें। इसके बाद सेकेंड चीज़ ये है कि तुम्हें अपनी जो साइंस की 10th क्लास की बुक थी एंड मैथ्स की 10th क्लास की
की बुक थी वो वापस से पढ़नी पड़ेगी। देखो यार ये चीज बहुत लोग मिस कर जाते हैं। ऑल्दो मैं कहूंगा कि साइंस का उतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगर तुम मैथ्स के 10th क्लास की बुक नहीं पढ़ के आते हो ना तो 11th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वही तुम्हें 11th में आ रही होगी। कुछ बच्चे 9th में पढ़ लेते, कुछ 10th में पढ़ लेते, तो 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री 11th में आती है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सर्ट्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, इनइक्वालिटी होती है, जो तुम 9th 10th में पढ़ते हो लेकिन उसको इग्नोर कर देते हो, इतना ज्यादा रिकॉल नहीं कर पाते, जिससे 11th में तुम्हें वो रिकॉल करने में मुश्किल होती है। ये सब चीजें अगर तुम पहले से करके रख देते हो ना तो तुम्हारी 11th 12th की जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज। देखो ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स तुम्हें कवर करते हुए नहीं दिखेंगे। वो एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। देखो मैथ्स को तुम्हें अलग से पढ़ना होता है, केमिस्ट्री अलग पढ़नी होती है, फिजिक्स अलग पढ़नी होती है। तो देखो इसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो फिजिक्स की। अब देखो फिजिक्स के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिजिक्स का ऐसा रहेगा कि किसी को ना फिजिक्स बहुत ज्यादा आ रही होगी एंड किसी को फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी। लेकिन जिसे बिल्कुल भी नहीं फिजिक्स आती है ना वो भी कुछ फॉर्मूलाज के यूज करके अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हैं। जिसको बहुत अच्छी आती है फिर तो भैया जे एडवांस इजी क्रैक कर सकता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें ना, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। सबसे पहली ये बात है कि अपने लिए एक ट्यूटर देख लो, यानी कि हो सकता है तुम्हारे कोचिंग के फैकल्टी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोचिंग के फैकल्टीज से तुम्हें इतना ज्यादा समझ नहीं आता है तो तुम यूट्यूब पे आओ। यूट्यूब पे कोई एक अच्छे ट्यूटर ढूंढ लो। लाइक काफी सारे ट्यूटर्स के यहाँ पे डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप किसी के भी ढूंढ के देख सकते हो। एक बार ट्राई करो एंड आपको जो भी ट्यूटर पसंद आते हैं ना बस उनके साथ स्टिक करो। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनके क्लासेस रेगुलर करते हो, उनके नोट्स बराबर से बनाते हो ना तो आप इजीली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे फिजिक्स की। इसके अलावा सेकंड चीज आती है, जैसे तुम लोग थ्योरी वगैरह कंप्लीट कर लोगे फिजिक्स का तो एक कोई बेसिक बुक पकड़ के चलना। ठीक है, ये चीज काफी लोग तुम्हें सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कोई बुक पकड़ के चलना जिससे ना तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि देखो तुम्हारा फिजिक्स भले ही अच्छा हो लेकिन ऐसे नहीं होगा कि सारे ही चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे एंड मे बी हो भी सकता है तुम्हारे चैप्टर सारे अच्छे हो सारे खराब हो। लेकिन अगर हम मास जनता की हम लोग बात करें ना तो ऐसा होता है कि भैया थ्योरी समझ में आती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है। उन्हें एक बेसिक फॉर्मूला भी लगाना नहीं आता है जब टाइम आता है। बट हमारे टाइम पे हम लोग कुछ ऐसी बुक्स किया करते थे जिन पे ना मतलब एक एक फॉर्मूला के ना ऐसे 10-10 20-20 क्वेश्चन हुआ करते थे। ऐसे बुक्स आज भी एग्जिस्ट करती है, तुम लोग थोड़ा मार्केट ढूंढ लो, तुम्हें डेफिनेटली मिलने वाली है। उन बुक्स को करो। देखो उनके क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है और बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये टाइम पास हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है ना तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझना होगा एंड अगर उन बुक्स को तुम फॉलो करते हो जो एकदम बेसिक होती है ना तो एक ही फॉर्मूला को 5 अलग अलग जगह 10 अलग अलग जगह कैसे यूज करना है वो समझ में आएगा एंड बहुत ज्यादा नॉलेज भी तुम्हारा इंप्रूव होगा उन बुक से। तो ऐसी कोई बुक मिलती है सबसे पहले उसे फॉलो करो। देन जैसी वो कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उन्हें कंप्लीट करना शुरू करो। अगर तुम ये 2-3 चीजें कर लेते हो डेफिनेटली तुम्हारा फिजिक्स फॉर जेई सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल। अगर मैं वेटेज वाइज भी बता दूं तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक का वेटेज होता है एंड सबसे कम होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। वही इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ 8-10% का डिफरेंस है, बट तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। कुछ लोगों का ऑर्गेनिक वीक होता है, किसी का इनऑर्गेनिक वीक होता है, तो उनको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम क्लास में सही से ध्यान नहीं देते तो तुम्हारा ऑर्गेनिक खराब होने वाला है। तुम्हें क्लास में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा एंड सिर्फ ध्यान नहीं देना यार, तुम्हें प्रॉपर हर जगह से नोट्स देखने पड़ेंगे कि अच्छा इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। 15 तरीके के रिएक्शंस तुम्हारे मन में रहेगी, मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कहाँ से आया, फिनॉल, ईथर वगैरह सब चीजें तुम्हारे मन में घूम रही होगी। तो इन चीजों को तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, सही से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भी तुम्हारे क्लासेस होते हैं उनको सही से सुनो। अगर वही चीज है क्लासेस नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे आओ, कोई एक अच्छे ट्यूटर पकड़ लो जो ऑर्गेनिक के लिए फेमस हो। मैं टीचर्स का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ, वो देख सकते हो। एंड जैसे तुमने एक ट्यूटर सॉर्ट कर लिया वहां पे तुम लोग अच्छे से बस फोकस करके रहो, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बस तुम लोग वो क्या करा रहे हैं वो देखो, एक अच्छी खासी बुक पकड़ लो। ऑर्गेनिक की बात आती है, काफी लोग MS चौहान को सजेस्ट करते हैं, मैं भी MS चौहान ही कहूंगा। MS चौहान को करो, बहुत अच्छी बुक है, तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉर्ट हो जाएगा। बात आती है इनऑर्गेनिक की। तो देखो इनऑर्गेनिक में ना मतलब आज से 6-7 साल 8 साल पहले भी पकड़ लो, आज भी पकड़ लो, एक ही बुक चलती थी जिसका नाम है NCERT। देखो भैया NCERT से बढ़िया इनऑर्गेनिक के लिए कुछ नहीं है। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चंस तक आ जाते हैं जब हम पेपर की बात करते तो NCERT पूरी रटी होनी चाहिए। लाइक जब मैं IIT दे रहा था 2019 में, यानी 2017 से 19, उस टाइम पे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT से बड़ी कोई बुक नहीं थी। ये चीज को ध्यान में रखना तुम लोग। अराउंड 10 से 15 रीडिंग्स तुम्हारी होनी ही चाहिए NCERT की बिफोर योर JEE Mains 1। एंड फिर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो यार इन तीनों ही पार्ट्स में सबसे ईजी अगर कुछ कहोगे मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं। तुम लोग बस अगर थोड़े बहुत फॉर्मुलाज याद कर लेते हो और थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें आता होगा ना चैप्टर तो तुम इजीली
इजीली इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। कैलकुलेशंस वगैरह इतनी ज्यादा लेंथी नहीं होती है, ज्यादा टेंशन मत लेना। डायरेक्टली इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिंपल एंड सॉर्टेड रहेगा। जो थ्योरी हो रही है वो थ्योरी सही से पढ़ो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो जितने तुम कर सकते हो, चाहे तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक से कर लो, चाहे तुम्हारे एनसीईआरटी से कर लो, या फिर किसी रेफरेंस बुक से करना चाहते हो वहां से करो, कोचिंग मॉड्यूल से करो, हर जगह से बस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम उस फॉर्मूले से यूज्ड टू हो जाओगे एंड तुम एग्जाम टाइम में फॉर्मूला नहीं भूलोगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आते ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द बीस्ट मैथमेटिक्स की। अब देखो यार, मैं इसे बीस्ट क्यों कह रहा हूँ ना, कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसमें 99 परसेंटाइल जाने के लिए ना तुम्हें 45 से 50% मार्क्स की जरूरत है सिर्फ। समझ रहे हो? 45 से 50 या 55% एट मैक्स ऐसा होता है कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल मार्क्स लेके आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज अ बीस्ट, और मैथमेटिक्स का बहुत क्लियर है कि भैया तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो सेंगेज हो गई, आर.डी. शर्मा हो गई, अगेन ब्लैक बुक हो गई, ये सारी, इसके अलावा कोचिंग मॉड्यूल्स हो गई, ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हो। एटलीस्ट सेंगेज और आर.डी. शर्मा तो मैं कहूँगा कि आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आर.डी. शर्मा में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा सेंगेज का अगर तुम लोग बुक उठाते हो उसमें भी जेईई मेंस का एडिशन आता है, जेईई एडवांस का एडिशन आता है, दोनों एडिशन कर लो, जेईई मेंस एडवांस दोनों सॉर्ट हो जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन सेंगेज के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए सेंगेज तो बिल्कुल करना है, आर.डी. शर्मा भी करते रहना। एंड जब तुम्हें लग जाए ना कि यार मेरा अच्छा खासा मैथ्स हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या करना, ब्लैक बुक उठाना, मॉड्यूल्स करते रहना साथ साथ में। ब्लैक बुक एकदम एंडिंग का टाइम आ रहा होगा तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे, ब्लैक बुक उठाओ, क्वेश्चन ट्राई करो। अगर तुमसे बनते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनते और तुमने ये 3 चीजें भी कंप्लीट कर लिया ना, तुम्हारा जेईई मेंस एडवांस सॉर्टेड हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एंड इन तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में बता दूं तो फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी हेल्प होगी। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो या तो तुम्हें आ रहा होगा आज से 2 साल बाद, या तो बिल्कुल ही नहीं आता होगा। लाइक मैथ्स और फिजिक्स में तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार शायद ये मुझसे बन सकता है, मे भी हो सकता है, टाइम लगेगा लेकिन बन सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन देख के लग रहा हो कि यार ये बनेगा नहीं बनेगा, और एट द एंड तुम शायद उसका उल्टा ही रिजल्ट लेके आ जाओ। केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री में बहुत सिंपल है, या तो ये क्वेश्चन मुझे आता है या तो आता ही नहीं। तुम्हारे मन में ऐसा कभी नहीं होगा कि यार शायद मुझे ये आता है, नहीं, तुम्हें डेफिनेटली पता रहेगा कि ये मुझे आता है या तो नहीं आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी हमें क्या करनी चाहिए। देखो मैं बहुत क्लियर तुम्हें कर देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अच्छा है ये बहुत खराब है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर तुम लोग एक ऑनलाइन बैच खरीदना चाहते हो, सबसे पहले ना उस बैच के ट्यूटर्स को देखो, है ना, ज्यादा कुछ चीजें तुम्हें देखनी नहीं है, उस बैच के ट्यूटर्स को देखो। अगर तुम्हें लगता है कि इस बैच के जो ट्यूटर्स है इनको तुमने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो अच्छा खासा पढ़ाते देखा है, या उनके रिव्यूज तुमने कहीं देख रखे हैं कि अच्छे है, बुरे है, कैसे है, क्या है, तो फिर अगर वो बैच तुम्हें उस हिसाब से चूज करनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि उनके जो रैंकर्स है ना, वो रैंकर्स के बारे में थोड़ा पता लगाओ। मे भी हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाए या कहीं और मिल जाए, या नहीं भी अगर आपको मिल रहे होंगे ना, तो अपने किसी सीनियर से पूछो कि उनका कोई अगर फ्रेंड या पहचान वाला किसी ने वो बैच खरीद रखी होगी तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस बैच के साथ। ये सारी चीजें अगर तुम कर लेते हो, तुम लोग अपना एक वाइज डिसीजन बना लोगे। इसके अलावा बात करते हो ऑफलाइन टीचिंग की। सेम चीज मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले देखो कि यार उस कोचिंग की ना कितनी स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो खराब है, कम स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छा है, नहीं, दोनों में उल्टा भी सीन हो सकता है। बस इतना देखो कि स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करती है कि लोग कितना उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करते हैं। इसके बाद तुम थोड़ा पता करने का ट्राई करो कि जो टॉपर्स ये लोग दिखा रहे हैं वो टॉपर्स एक्चुअल में है भी या नहीं है, यानी जो इनके टॉपर्स जो दिखा रही है क्या वो कभी सेशंस लेने आते हैं, या मतलब कुछ भी चीजें ऐसी जो तुम्हें लगता है जिससे तुम्हें भरोसा हो सके उस कोचिंग के ऊपर, इसको तुम्हें देखना है। एंड जो टॉपर्स की लिस्ट वो दिखा रहे होंगे ना, एक बार चेक कर लेना कहीं तुम्हारे सिटी के बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी तो उन टॉपर्स को नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये काफी बार होता है। तो इस चीज को तुम लोग फॉलो कर लेना, उससे भी तुम लोग एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हो। एंड रही बात सेल्फ स्टडी की, तो देखो सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे लोग IITian बनते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में ना यार कुछ चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती है। यानी अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो काफी बार ऐसा हो जाएगा कि तुम सेल्फ स्टडी में तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो तुम लोग खुद ही खुद के गाइड बन जाओगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब तुम खुद को गाइड करने लग जाते हो बाय सेल्फ एट इतना कम एज, तो ना तुम कुछ गलत चीजों को सही मानने लग जाते हो। लाइक हो सकता है कि अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम अपने आप को ये कन्विंस कर लो कि चलो यार चलता रहता है, अपन टेस्ट दे देंगे 1 साल बाद, या फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। तुम्हें ये बात बताने वाला कोई नहीं होगा कि यार ऐसा नहीं होता है, टेस्ट डेली देने होते हैं, हमेशा हर वीक में या ऑलमोस्ट हर 15 दिन में एक बार टेस्ट देने होते हैं। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी और कई सारे तुम्हारे फेजेस आएंगे जहाँ पे ना तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आएगी कैसे करनी है। लाइक अभी तुम शुरू कर रहे हो तो कैसे करना है, आज से 6 महीने बाद कैसे करना है, 10 महीने बाद कैसे करना है, तो ये सब चीजें अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है।
सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पूरी जर्नी में डिसिप्लिन रहोगे एंड साथ ही साथ गाइडेंस के लिए तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे हम लोग तो मिल ही रहोगे, अगर तुम इन सारी चीजों को सही से कोप अप कर पाते हो तो डेफिनेटली तुम लोग सेल्फ स्टडी से भी अच्छा खासा रैंक लेके आ सकते हो। पर्सनली मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही यहाँ पे IIT या फिर NIT फोड़ा हुआ है। सो देखो यार, ये वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट हम लोग इसके बाद 2 पॉइंट्स और कवर करने वाले हैं जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वो रहेगा सबसे पहला बेस्ट यूट्यूब चैनल्स एंड उसके बाद आएगा हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर 2 years जर्नी। ये 2 पॉइंट जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो मैं तुम्हें 3 से 4 दिन के अंदर ही दे दूंगा, तो वो वीडियो भी जरूर से देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आधी बातें तुम्हें बताई है एंड आधी बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उस वीडियो में रहने वाली है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपकी कुछ भी अगर क्वेरीज वगैरह होती है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।